अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात खुफिया राय दही के तहत होंगे या ओपन बैलेट के जरिए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कानून को लाने के बाद अब ऐवान बाला में भी इलेक्शन कराने के निज़ाम में तब्दीली की खबरें आ रही हैं। ज़रा ये बताते हैं कि काबीना के कल के इजलास में सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने या वोटिंग की ट्रेसिंग का निज़ाम लाने का एजेंडा जो है कल ये ज़ेर गौर आएगा और हुकूमत इसे भी कानून का हिस्सा बनाने की अब तैयारी कर रही है। सेनेट के इलेक्शंस को खुफिया राय दही से बदलने का अव्वलीन मकसद जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग है, यानी वोटों की खरीदो फरोख्त या जो बदउनवानी है, करप्शन है, इसको रोकना है। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कल के काबीना इजलास का एजेंडा बताते हुए इस बात की तस्दीक की है कि सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला ज़ेर गौर है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। जो कल का हमारा इजलास है वफाकी काबीना का, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक अहम कानून साजी जिसका ताल्लुक सेनेट के इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक है, उसके ऊपर ब्रीफिंग दे दी। इसी साल मार्च में होने वाले ऐवान बाला यानी सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत ने ओपन बैलेटिंग के ज़रिए इंतखाबात कराने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की हैं और इसके लिए फिर सदारती रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय में आर्टिकल 226 के तहत राय दही को खुफिया ही रखा, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की कि इलेक्शन में बदउनवानी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन इक़दामात करे और साथ ही राय में ये भी शामिल कर दिया कि सेनेट इंतखाबात में अगर खुफिया राय दही में कोई तब्दीली लाना है तो इस पर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है या तरमीम ला सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जब राय सामने आई तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने अपनी अपनी तशरीह देकर इसे अपनी अपनी जीत करार दिया। लेकिन इस साल मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय दही का ही इस्तेमाल किया गया था, जिससे पहले और बाद में बदउनवानी की वीडियोस भी सामने आई। इंतखाबी इस्लाहात के बाद सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे को लेकर तहरीक इंसाफ जो है ये अब तैयार हो चुकी है, मगर सवाल ये है अपोजिशन जमातें जो हैं क्या इस काम में हुकूमत का साथ देंगी, क्योंकि अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत का साथ नहीं दिया था, जिस पर हुकूमत को ज़ाहिर है फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाकर उसे पास करवाना पड़ा। अगर अब भी अपोजिशन ने हुकूमत का साथ नहीं दिया तो क्या हुकूमत सेनेट इंतखाबात का जो कानून है ये भी बनाने में कामयाब हो जाएगी? अपोजिशन इस पर साथ देगी या नहीं, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आम इंतखाबात में धांधली का मामला हो, उसको रोकने का मामला हो, या सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का मामला हो, हुकूमत अगर ज़ाहिर चाहती है कि धांधली का खात्मा होना चाहिए तो अपोजिशन जमातें भी यही चाहती हैं कि इंतखाबात में धांधली नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत फिर तब खुलती है कि जब हुकूमत इन चीज़ों पर इक़दामात करने लगती है, अपोजिशन साथ नहीं देती है, तो जवाबन ज़ाहिर है मुश्तरका इजलास हुकूमत को बुलाना पड़ता है और कानून साजी करनी पड़ती है। अब हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत चाह रही है कि इस पर भी कानून साजी की जाए। अपोजिशन आप लोगों का, खासकर पीपल्स पार्टी, इस पर क्या करेगी? पहली गुजारिश तो यह है कि हम हुकूमत से ज्यादा चाहते हैं और पहले चाहते हैं हाउस ट्रेडिंग का खात्मा हो और इलेक्शन के अंदर धांधली का खात्मा हो। सबसे ज्यादा इलेक्शन तो हमसे छीने गए, हमसे हमेशा धांधली हुई है। प्री इलेक्शन भी हुई है, प्री पोल भी हुई है, एट द पोल भी हुई है। जमात भी हमारी तोड़ी गई है बार बार। लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्या इस बुनियाद पे जो हुकूमत खुद एक मुतनाज़ा इलेक्शन की पैदावार है और जिसको प्री पोल धांधली के जरिए बहुत सारे लोग दे के इसको सांस दी गई, आज अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ईवीएम लाना चाहते हैं तो ईवीएम का एक मुतनाज़ा कानून जिसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा खुल के मौक़िफ़ दिया और उसमें सीक्रेसी ऑफ द बैलेट का बड़ा एक सीरियस इशू है जो दुनिया भर में इस कानून के लिए जरूरी है। पाकिस्तान का आईन इस बात का मुतकाजी है और आपका जो इदारा है वो कह रहा है कि हमारी अभी ये कैपेसिटी नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि जो हुकूमत का दायरा कार है, दायरा इख्तियार है, हुकूमत के दायरा इख्तियार में इलेक्शन कराना नहीं है। इलेक्शन के कानून बनाना पार्लियामान का काम है।
लेकिन आईने पाकिस्तान तफवीज करता है, ये इस ऑटोनोमस बॉडी बनाता है इलेक्शन कमीशन को, और खुद आईन ही इनको ये इख्तियार देता है कि आपने मुल्क का, ये जिम्मेदारी देता है कि मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद कराना है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है तो उस पर कानून साजी पर अमल दरामद करवाना भी तो इसी इलेक्शन कमीशन का। जी जी प्लीज। वो खुद ही इनको इख्तियार देता है। सो उस इख्तियार के तहत गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है ही नहीं। हुकूमत के जो ज़वाबिते कार हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसमें इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना उनका काम है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं ये काम नहीं कर सकता, हुकूमत ने अपने तय इलेक्शन कमीशन को भी परे फेंक के, सारी अपोजिशन को परे फेंक के एक बिल पास कर दिया जो सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। फिर उसके अंदर सीक्रेसी ऑफ बैलेट नहीं रहती, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी सीक्रेसी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। तो ये कैसे हो पाएगा? ये कहना आपका भी, आपने भी अपने इंट्रो में ऐसे ही कह दिया कि जी अपोजिशन क्यों हुकूमत को सपोर्ट नहीं करती। अपोजिशन इसलिए सपोर्ट नहीं करती कि हुकूमत क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आई। आज भी, अभी भी मसलन कराची के अंदर सिंध में हमारी पार्टी ने वहां पे लोकल गवर्नमेंट का एक्ट दिया है, पास हुआ है असेंबली से। उस पे अपोजिशन का एहतजाज ये है कि जी आपने इसको सीक्रेट बैलेट करना चाहते थे, पहले सीक्रेट बैलेट का था, उनके कहने पे इसको ओपन बैलेट कर दिया गया। मेरी दानिश में, मेरी जाती तौर पे दानिश में, अब क्योंकि लोकल पार्टीज के इलेक्शन पहले 2018 से पहले ये नहीं होते थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये आइन के तहत इलेक्शन कमीशन कराता है। बिल्कुल। जब इलेक्शन कमीशन कराएगा तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट मस्ट है। तो ये कैसे ओपन हैंड्स के साथ इलेक्शन हो? ये तो सीधा क्लैश विद द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन आप सीक्रेट बैलेट करना वो ठीक है। देखें आप इसको सीक्रेट रख लें, गंदगी है कायरा साहब, आप इसको सीक्रेट रख लें, ठीक है। ऑपोजिशन का अगर ये नुक्ता नजर है कि इसे सीक्रेसी रहनी चाहिए, बिल्कुल रखें। लेकिन फिर इससे करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे दे के लोग खरीदना, ये कैसे खत्म होगा? ये ऑपोजिशन इसकी यकीन दहानी कैसे कराएगी? ये तो जब से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, शायद ही कोई सेनेट इलेक्शन ऐसा हुआ हो जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इल्जामात ना लगे हों। देखिए, इलेक्शंस के अंदर तरीके बदलते रहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारी बदकिस्मती है, और हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, और ग्रोइंग डेमोक्रेसीज में ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। ये याद रखिए, कोई कानून सिर्फ कानून साजी के जरिए, इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप न मुआशरे के अंदर से बददियानती को रोक पाएंगे, ना इलेक्शन के प्रोसेस में बददियानती को रोक पाएंगे। जब तक इस सोसाइटी को एजुकेट करके हम खड़ा ना करें, सियासी जमातों को खड़ा ना करें, समाजी बोझ ना आए, बुरे को बुरा ना कहें। अगर एक बंदे ने वोट बेचा है, पता चल गया है, तो उसको अगली दफा लोग वोट आउट करें। अगर कोई जमात उसको ऑन करती है, वो मेरी जमात हो या कोई और, लोग उसको डिसऑन करें, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें, उसको वोट के जरिए सजा दें। तहरीक इंसाफ ने तो मिसाल कायम की थी ना, अपने लोगों को निकाल के तहरीक इंसाफ ये मिसाल कायम कर चुकी है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये ओपन बैलेटिंग होती है, इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ का तो फायदा नहीं है, ये तो फायदा पीपल्स पार्टी का भी होगा, ये नून लीग का भी होगा, बाकी जमातों का भी होगा। जाहिर है अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आपको पता चलेगा कि आपके लोग आपके ही लोगों को वोट दे रहे हैं, जमात से कोई जो है ना वो नहीं कर रहा, कोई गलत चीज नहीं हो रही है, कोई पैसे नहीं ले रहा है, कोई बिक नहीं रहा है, सबका फायदा होगा। अब आप फिर वही आर्गूमेंट है, और जो गलत आर्गूमेंट ये है कि क्या आइन के तहत चलना है या आइन से मुतसादम चलना है। तरमीम भी तो हो सकती है जी, आइन की खिलाफ वर्जी करनी है, नहीं तरमीम भी तो हो सकती है। तो गुजारिश ये है कि इस एक कानून के लिए क्या आप आइन के अंदर ये तरमीम कर देंगे कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के तहत होने चाहिए? क्या ये करेंगे? तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मैकेनिज्म इवॉल्व करें। आप आइन के अंदर जो रूह है बैलेट की, किसी एक गलती को दूर करते हुए उससे बड़ी गलती क्रिएट ना करें। एक खराबी को दूर करने के लिए बड़ी खराबी के जरिए उसका इलाज ना करें, बल्कि आप उस खराबी, यस ये एक अजाब है, बुराई है, इसका खात्मा होना चाहिए। उसके लिए जो भी अगर ये करना है, इसकी लेजिस्लेशन करनी है, तो सेनेट के इलेक्शन को इस तरह डिजाइन करें कि जितना किसी जमात का प्रोपोर्शनेट उसको मिल जाए, वो एक तरीकाकार हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप आइन के एक कानून के आइन के अंदर दिए गए वाज़ेह फैसले, और दुनिया भर में इलेक्शन के प्रोसेस को, ये दुनिया में ना जी ईवीएम बहुत मुल्कों में चलाई गई,
आजमाई है ना तरक्की याफ्ता दुनिया में, और फिर उन्होंने वो खत्म की, जिस तरह जर्मनी में, जिस तरह फ्रांस में, जिस तरह कई मुल्कों में। क्यों खत्म की? कि जी इससे सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम। तो सीक्रेसी के कानून को सारी दुनिया में जो इसकी प्रेफरेंस है वो रखी जाती है, और हमारे जैसे मुल्कों में ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर फर्ज करें सेनेट का इलेक्शन है या इस तरह के इलेक्शन है, तो उसके लिए फिर आप एक स्पेशल कानून बनाएं कि जी प्रोपोर्शनेटली जो हो वो उसके मुताबिक जमातों को उनका मिल जाए, सीटें मिल जाए। ठीक है, जो ओपन शर्ट बिल्कुल बात सामने आ जाएगी कि जो जिस जमात के बनते हैं वो उसको सामने दे दें, ये नहीं, हाँ वो एक तरीका कार है। हाँ वो एक तरीका कार है, उसके लिए कानून साजी हो जाए, उनको सीट मिल जाए, फिर ये उसके लिए कानून साजी हो जानी चाहिए। देखिए मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, अगर हुकूमत करना चाहती है तो वो काम करे। आप एक खराबी को दूर करने के लिए एक बड़ी खराबी पैदा ना करें जो आने वाले दिनों में उससे बड़ी खराबी का बायस बन जाए। तो ईवीएम को लेकर आप लोगों के, ठीक है आप लोगों के एतराज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस पर तो आप लोगों को तसल्ली होनी चाहिए ना। ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, केपी में भी होने जा रहे हैं, एक डेमो तो सामने आ जाएगा ईवीएम का, जो एतराज़ात होंगे खुलकर सामने आ जाएंगे। कैसे नहीं हो सकते? ये इसलिए नहीं हो सकते कि पंजाब में उन्होंने कहा, पहली तो बदयांती है कि जी पहला फेज आप कराना चाहते हैं यूनियन काउंसिल या विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का, फर्स्ट मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मार्च में अगर इलेक्शन कराने हैं, पहले तो बदयांती ये है कि पहला फेज ये कराना चाहते हैं, और दूसरा फेज जिसमें मेयर ने, जिसने शहर चलाने हैं, जिसने कारपोरेशन चलानी है, जिसने पूरा जिला चलाना है, उसका इलेक्शन आप जाके कराएंगे सितंबर अक्टूबर में। ये कौन सा निजाम है, कौन सा तरीकाकार है? यानी वो हाउस जिसने पूरा इलाका चलाना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेगा, वो आप नहीं करा रहे, वो आप बाद में कराएंगे। और जो छोटे यूनिट्स हैं जिनका काम, जिनकी ड्यूटी इतनी ज्यादा नहीं है, जो म्युनिसिपल सर्विसेज के अंदर इतना ज्यादा अहम नहीं है, आप उनके इलेक्शन पहले कराएंगे ताकि आपके हाथ में लीवर रहे और आप लोगों की वफादारियां तब्दील करा सके ऊपर जाने के लिए। ये बदयांती है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी उन्होंने वही काम शुरू किया हुआ है कि मार्च में अगर इलेक्शन कराना है अप्रैल में, तो आप मुझे बताइए पूरे पंजाब के इलेक्शन के लिए ये मशीनें प्रोक्योर हो सकती हैं, उसकी एक्सपर्टीज बन सकती है, उसकी ट्रेनिंग हो सकती है? तो ये तो सीधी सीधी बनते आती है कि इसके तहत इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, इलेक्शन डिले हो जाएंगे, और हम फिर दोबारा। आप लोग ईवीएम पर शोर मचाते रहे, ज्वाइंट सेशन बुलाया हुकूमत ने, हुकूमत कानून साजी करके चलती बनी, अब क्या होगा? नहीं चलती बनी। हुकूमत ने जो बिल पास किया वो गलत है, वो पास हुआ ही नहीं है टेक्निकली, इसलिए कि उसके लिए उनको जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉइंट सिटिंग, उसका रूल 10 है, वो कहता है कि अगर कोई कानून जॉइंट सिटिंग से पास होता है विद टोटल मेजॉरिटी, विद मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, इसका मतलब यह कि कुल नंबर, और कुल नंबर कितने हैं? कुल नंबर है 342 कौमी असेंबली और 100 सेनेट, 442 का हाफ होता है, 50% होता है 2 to 1, और 50% मेजॉरिटी नहीं होता, 50% प्लस 1, 2 to 1 यानी 221 प्लस 1 हो तो मेजॉरिटी है। 222 वोट की मेजॉरिटी चाहिए थी। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना कानून साजी नहीं हुई, इसको किसने चैलेंज किया? अरे बाबा, हम चीख के कह रहे हैं, चैलेंज कहां करें, कोई सुने तो। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग जुबानी कलामी जो है ना वो चीखें, चिल्लाएं, एतराज करें, एहतजाज करें, कानून बन चुका है, किस फोरम पे जाकर आप लोगों ने इसको चैलेंज किया? लेके जाए क्या हुकूमत के साथ लड़ पड़े? तो फिर मान लें कानून बन गया है, हुकूमत अपने तय कानून बनाए बैठ गई है। मेरी गुजारिश सुने, जिस तरह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छीना गया, क्या सारी दुनिया ने नहीं देखा कि जो जवाब बनाया गया है, इतना भोडा, इतना फजूल वो एतराज है जिसको कोई जवाब नहीं है, लेकिन सारे खामोश। हम भी गए हुए अदालत में, अदालत भी केस लेके बैठी हुई है, क्या करें? लेकिन आप लोग कुछ भी करें, आइंदा इंतखाबात ईवीएम के जरिए ही होने हैं। कायरा साहब, आप लोग कुछ भी करें, हुकूमत सेनेट इंतखाबात भी ओपन बैलेटिंग के जरिए करवाने के लिए ज्वाइंट सेशन बुला लेगी। इस मुल्क में ताकत के जोर पे, धांधली के जोर पे आइन वायलेट हो रहा है, इस मुल्क में कानून वायलेट हो रहा है, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, उसका सजा भी पा रहे हैं। अगर यही कानून इसी तरह चलाना है तो चलते जाए, फिर अल्टीमेटली बर्बादी हो। तो पीपल्स पार्टी बायकॉट करेगी फिर?
मुझे नहीं पता जी पीपल्स पार्टी क्या करेगी, मैं तो इस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। ज्यादा बेहतर होता आप पार्लियामेंट्री पार्टी के किसी मेंबर को लेते, वो आपको ज्यादा बेहतर उसका जवाब देता। लेकिन पीपल्स पार्टी जो अपना नुक्ता नजर देगी वो बैठ के बाकी जमातों से भी मशवरा करेगी अपोजिशन से, और इस पे अपनी राय देगी, राय देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, हमें याद है जब मार्च में सेनेट के इलेक्शन हुए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट साहब ने राय मांगी, एक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया जिसको हुकूमत ने अपनी जीत कहा, ऑपोजिशन ने इसको अपनी जीत कहा। एक मरला तो बहरहाल आप लोगों ने कामयाबी से अबूर किया है, वो है ईवीएम पर कानून साजी का। बकौल आप लोगों के कि हर हाल में 2023 के इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए ही होंगे। धांधली चाहे आम इंतखाबात में हो या सेनेट इलेक्शन में, हर तरह से काबिल मज़म्मत है। अब सेनेट में ये धांधली का रास्ता रोकने के लिए आप लोग कानून साजी लाने जा रहे हैं, क्या ये भी ज्वाइंट सेशन के ज़रिए आप लोग करवाएंगे? देखिए, जो जिसमें कि जॉइंट सेशन से हो सके, अगर सेनेट से हो सके, मेरा ख्याल है कि इसको होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सेनेट का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे जो वो लोग जो कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो लोग जो कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जो कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, तो उनके लिए ये बनाया गया था ये एक इदारा। अब उसमें जो है अगर हम पैसे को ले आएंगे तो जाहिर है कि पैसे से फिर जो लोग के काबिल होते हैं, जो लोग के इन चीज़ों के लिए पैसा नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा सकते, तो जाहिर है कि इसमें एक विजडम तो है कि इस इलेक्शन को वो होना चाहिए शो ऑफ हैंड्स, जिसमें कि हमने कहा था। और देखें, वही हुआ कि अगर यही इलेक्शंस अगर उससे हो जाते ओपन अपना शो ऑफ हैंड से, तो आज जो बाद में जो इतनी लिटिगेशन हुई, जो वोट जाया हुए, इन सारों का इलाज तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, वोट जाया ही नहीं होगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन ओपन बैलेटिंग का करवाने का तो बात फिर वही आ गई ना। फिर तो पता है कि इस पार्टी के इतने वोट बनते हैं, तहरीक इंसाफ के इतने हैं, पीपल्स पार्टी के इतने हैं, नून लीग के इतने हैं। फिर लिख कर दे दें, नॉमिनेट कर दें, पता चल जाएगा कि किस पार्टी के कितने हैं, किसकी मेजॉरिटी आने वाली है, कौन जो है ना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। इलेक्शंस की फिर क्या जरूरत है? ऑपोजिशन तो मानने को तैयार ही नहीं है शो ऑफ हैंड के जरिए। देखिए, उसकी वजह यही है कि क्यों कोई नहीं मानेगा। क्या वजह है कि कुछ वोट्स हमेशा इधर से उधर हो जाते हैं। हाँ। जो कि आपने जिस तरह कहा कि ये बुनियादी तौर पे जब नंबर्स क्लियर हों, तो फिर क्या वजह है कि किसी एक पार्टी के किसी दूसरी पार्टी को चले जाएं। तो इसलिए तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते रहे हैं कि अगर ये आप करेंगे तो इससे वो डिस्करेज वो लोग होंगे जो जिसमें कि पैसा चलता है, करप्शन होती है, तो वो तो बुनियादी तौर पे अपनी इखलाकी जवाजी खो लेते हैं वो लोग जो कि जीतते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि देखिए खास तौर पे सेनेट में बहुत पैसा चलता है, चाहे वो इलेक्शन के वक्त हो या कोई और इलेक्शंस हो। इसलिए बेहतर है कि अगर हम एक चीज को हल नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे कि ट्रांसपेरेंसी जो है तो वो फोर्स ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें कि कोई किसी को चांस नहीं मिले। आइडियल सिचुएशन तो ये है, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए कि हुकूमत को चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी जमातें हैं, उनको साथ बिठाएं, लॉजिक देकर बात करें, उन्हें बताएं, माजी की मिसालें दी जाएं और धांधली के तरीके रोकने के जो है ना उनके साथ डिस्कशन की जाए। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट कानून साजी के मरले को लेकर जॉइंट सेशन तक आ जाएंगे तो ये तो अपोजिशन के साथ ज्यादती नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जॉइंट सेशन एक कानूनी एक टूल है, एक तरीकाकार है जिसको कि इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है बिल्कुल आईनी है। और दूसरी बात ये है कि देखिए शाजिया, हमने अपनी पुरानी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं, उनको ठीक करना है। अब किस तरह से ठीक? वो लोग जो कि पुराने सिस्टम से के बेनिफिशियरी रहे हैं, वो लोग जो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन मेरे पास पैसा अल्हम्दुलिल्लाह है,
लेकिन मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा किसी को। क्यों दूं? बिकॉज मैंने अपने हलाल के पैसे कमाए हुए हैं। ये तो वही लोग देते हैं जो उन्होंने कि हराम के पैसे कमाए हो, जिससे कि वो करोड़ों करोड़ों की 20-20, 30-30 करोड़ रुपए जो है तो वो खर्च करते हैं। मैं तो नहीं आऊंगा, मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठूंगा अगर मुझे इस तरह के पैसे खरीदना, ये कोई खरीदने वाली चीज है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की बात में बिल्कुल वजन है। धांधली को कोई सपोर्ट नहीं करता, ऑपोजिशन कहती है हम भी सपोर्ट नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, किसी ज़ी-शऊर इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सवाल मेरा सीधा सा ये है, ऑपोजिशन को इस बारे में आप लोगों ने एतमाद में लेंगे? आप लोग उनसे बात करेंगे? देखिए बिल्कुल जरूर करेंगे, हर सतह तक जाएंगे, हर डिस्टेंस तक जाएंगे हम उनको राजी करने में। लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो हम लॉजिक से बात करें, हम मिसालों से बात करें और वो कहें कि जी हम तो नहीं मानते। जिस तरह की ईवीएम में हुआ कि उन्होंने ये तो गवारा नहीं किया कि वो आए, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं इन सब के साथ, कि आए शिबली साहब जरा दिखाई ना कि ये आपने किया क्या है, कम से कम अपने आप को अवेलेबल तो करें। लेकिन वो तो उस मशीन के करीब भी नहीं जाते थे क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस थी, बिकॉज उनमें से कई लोगों को ये सूट नहीं करता कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आए। असल ये मुकाबला उन लोगों का है जो नहीं चाहते और जो चाहते हैं। असल बात ये है, इसमें पोजीशन और रूलिंग पार्टी की बात नहीं है। सही। अच्छा, सेनेट इलेक्शन को अब ज़ाहिर धांधली रोकने के 2 तरीके हैं। आप एक तो ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं और मार्च में जो इलेक्शन हुए उसमें फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि वोट को ट्रेस किया जाए। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा था कि आप इस तरह के इकदाम कर लेंगे, पता चल जाए कि किसने धांधली की है, कौन बिका है, किसने पैसे खाए। आप लोग चाहते क्या हैं, वोट ट्रेस करना होना चाहिए या बिल्कुल ओपन बैलेट होना चाहिए? देखिए, जब ओपन बैलेट होगा तो फिर ट्रेसिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब ओपन बैलेट हो गया फिर किस चीज की जरूरत है? लेकिन अगर ऑपोजिशन मानती नहीं है तो फिर वोट ट्रेसिंग, आप लोग इलेक्शन कमीशन को कहेंगे वोट ट्रेसिंग का सिस्टम लेकर आए? देखें, बुनियादी तौर पे ये हक बनता है हर उस वोटर का कि जो वोट की सैंक्टिटी है, जो कि है उसकी सीक्रेसी, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो ये नहीं आप कर सकते मेरे ख्याल में कि आप एक तरफ वोट की सीक्रेसी को भी मेंटेन करना चाहते हैं और फिर ट्रेस भी कराएं। मैं ये समझता हूं कि इस चीज में पढ़नी नहीं चाहिए और शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टियों में हैं वो उन पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं, वो पार्टी ने उनको उस जगह पे पहुंचाया है, तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल खुलेआम वो वोट करें या ना करें, तब भी पता चल जाए। सही। चले, आप लोग अब तो आप लोग कानून साजी ले आएंगे, लेकिन अभी 2023 के इंतखाबात में ना जाने तहरीक इंसाफ ने आना है, पीपल्स पार्टी ने आना है, नून लीग ने आना है। अगर कोई और हुकूमत आती है तो कानून बदल भी तो सकती है दूसरी पार्टीज आकर, तो क्या फायदा? देखें नहीं मतलब है कि देखें, जिसके पास वोट्स होंगे, डेमोक्रेसी का तो यही मतलब है कि जब आपके पास वोट होंगे, रिक्वायर्ड वोट होंगे, तो इसमें हुकूमत या ना हुकूमत की तो बात ही नहीं है। वो तो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं अगर उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो। लेकिन बात तो ये है जी शाजिया की प्रिंसिपल तो ये है ना कि आपके इकदामात या आपकी जो वोटिंग है वो उस तरह हो जिसमें कि आप ये प्रूफ करें कि वाकई हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। जो भी इसकी मुखालिफत बराए मुखालिफत करता है वो नहीं चाहता कि शफाफियत हो। तो बुनियादी तौर पर बाकी सारी तावीलें हैं जो कि अपने वो करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए। लेकिन बात असल यही है कि वो सिस्टम लाया जाए, खास तौर पे जो हमारी जमीनी हकाइक हैं जिसमें कि पैसा चलता है, खास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में। अभी आपने लाहौर का इलेक्शन देखा, उसमें कितने पीपल्स पार्टी और नून के दोनों कैंडिडेट्स वोट पैसे खरीद रहे थे। ये तो फिर कहते हैं फिर ये वोट को क्या इज्जत दे रहे हैं, ये तो नोट को इज्जत दे रहे हैं। कल काबीना के इजलास में ये सर फहरिस्त होगा, ये एजेंडा, ये डिस्कशन होने जा रही है कल। जी आई थिंक सो। मैंने अभी एजेंडा देखा नहीं है लेकिन आई थिंक सो कि होगा। सही। तो इसका मतलब है ऑपोजिशन के साथ एक नया तनाज़ा जो है ना वो हुकूमत खड़ा करने जा रही है, नया पार्लियामानी तनाज़ा खड़े होने जा रहा है और टॉक शोज को एक मवाद मिलने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं, देखिए शाजिया, बुनियादी तौर पे आप ये ना देखें कि ये हुकूमत है या अपोजिशन है। अगर कल अपोजिशन यही बिल लाती है हम बिल्कुल सरांखों पर, बिकॉज वो चीज जो इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी और वो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन में लाती है। ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है कि लोगों में एतमाद आएगा, पार्लियामेंट पे ज्यादा एतमाद होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी के वोट कम हो और वो निकल जाए, उसमें ज्यादा निकल आए। वेरी ट्रू। ये बुनियादी तौर पे हमने सिस्टम को ठीक करना है। तो ईवीएम का डेमो हम बलदियाती इंतखाबात में देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी देखिए, यही बात है कि हमने ये हमारा यही मौकफ था कि इसको आप लाएं, इससे लोगों को पता चलेगा, उनको मौका मिलेगा, वो उसको टेस्ट भी कर लेंगे।
और ये इलेक्शंस भी उसमें सामने आ जाएगा कितने ट्रांसपेरेंट, कितनी एफिशिएंटली ये होते हैं। तो आप लोग इतने पूरे एतमाद हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे में लाखों की तादाद में मशीनें चाहिए होंगी, ये अवेलेबल हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं जी। ये सारी चीजें हमने इसको वी हैव वॉक थ्रू, हमने इलेक्शन कमीशन से भी ये बात की हुई है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है कि इतने अरसा गुजर गया है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, बिकॉज माजी की हुकूमतें नहीं चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रॉन्ग, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हो। और वो सिर्फ इससे नहीं है कि उनको पैसे दे दिए जाएं, उनकी जो पूरी जो एक ट्रेनिंग है नए हालात के साथ, उन्होंने भी तो ग्रो करना है ना, उन्होंने भी तो आखिर जाना है इसमें, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो ये सब चीजें उनके साथ लॉजिस्टिक्स वगैरह तय हैं। ये इंटेंट की बात है और ये कैपेसिटी की बात है, जो कि इंशाल्लाह दोनों हम उनको हेल्प भी करेंगे इलेक्शन कमीशन को, और आप देख लेंगे। ठीक है, दूसरी हकीकत ये ऑपोजिशन अभी तक भी इसको मानने को तैयार नहीं। ऑपोजिशन इसका बायकॉट कर देती है। इलेक्शंस में क्या ऑप्शन रहेगी? इस्तीफे दे देते हैं, क्या करेंगे आप लोग? ऑपोजिशन तो नहीं करेगी ईवीएम के जरिए, देन व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हम इस बुनियाद पे कि हमारी ऑपोजिशन किसी एक, या तो कोई कहे ना कि जी ट्रांसपेरेंसी को हम नहीं मानते, नहीं होनी चाहिए, फिर तो हम समझ लेंगे कि उन्होंने पोजीशन बाजी। लेकिन मुखालिफत बराए मुखालिफत, जो कि वोट आपने कई टॉक शोज में देखा हो जिसमें कि हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी है, और जो अपोजिशन के नुमाइंदे थे, सीनियर लीडर्स थे, उनको हम कहते थे कि आप आए, इसको टेस्ट तो करें, वो उसके करीब ही नहीं जाते थे। तो इस तरह के हालात में हम अपना प्रिंसिपल स्टैंड है, हमारा मौकफ बिल्कुल साफ सुथरा मौकफ है। हमें इस चीज की कोई गर्ज नहीं है कि कोई इसको बायकॉट करता है, कोई इसका ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, इससे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सही, जाहिर है उससे तो एक चीज़ें सामने आ जाएंगी ना, इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, वो भी जाहिर है बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो वोटिंग करनी है, उसके लिए आप लोगों ने क्या मनसूबाबंदी की है? मैं हमेशा ही अपने प्रोग्राम में सवाल उठाती हूँ कि मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, वहाँ तो कहीं मजमा लगाने की इजाज़त नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क के इलेक्शन हो, एक जगह पर जो है ना हुल्लड़बाजी हो रही हो, एक जगह पर नारेबाजी लग रही हो, पार्टीज जो है ना वो पार्टी कारकुनान आपस में लड़ रहे हो, वो तरीक़ाकार क्या होगा? कोई वहाँ पर कोई कैंपेन नहीं कर सकता, कोई जलसे जुलूस नहीं कर सकता। कैसे आप लोग वहाँ पे इलेक्शन की ये जो उन लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो शमूलियत है इलेक्शन प्रोसेस में, उसको यकीनी बनाएंगे कैसे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो आई वोटिंग है, ये जाहिर है कि इंटरनेट वोटिंग है, और इसके लिए किसी मजमे की जरूरत नहीं है, किसी जलसे की जरूरत नहीं है। आप हर एक अपना एक मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे कि एक आपको खास कोड दिया जाएगा, और वो कोड के जरिए आप इंटरनेट के जरिए अपना फोन अपना घर से भी वो कर सकेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैकेनिज्म भी इंशाल्लाह जल्द हम इसके लिए कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम आगाही भी देंगे और साथ साथ में लोगों को सिखाएं भी कि ये कितना आसान सिस्टम है, जिससे कि आप अपने बगैर किसी शोर के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। पीडीएम के एहतजाज से, मार्च से कोई हुकूमत को परेशानी है शिबली साहब? देखें, ये तो आपको मालूम है, मैं तो उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, हाँ। और उस वक्त पीपल्स पार्टी और पूरे ये जोरों शोरों पे थे। उस वक्त ये कुछ नहीं कर सके, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, लोग इनके जलसों में नहीं आए, इनके जुलूसों में नहीं आए। अभी भी आपने देखा होगा कि जो लाहौर का इलेक्शन हुआ है, उसमें रिजल्ट्स वो कि हमारी पार्टी नहीं शिरकत कर सकी, लेकिन लोगों की जो लो टर्न आउट था, 18% वोटिंग हुई, इसलिए लोगों की गैर दिलचस्पी इन दो पार्टीज में खास तौर पे लोगों ने जाहिर की है। और इनके पास न कोई प्रोग्राम है, इतने अरसे 30-30, 35-35 साल, 40-40 साल हुकूमतें की इन्होंने, और अवाम की क्या हालत है, क्या इदारे, क्या आप मुल्क की प्रोग्रेस देखें, क्या लोगों की वो जो है, तो ना सियाने कहते हैं कि दुश्मन को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, कितना भी नहीं, वो तो अपनी जगह पर है, हमने हल्का कभी नहीं लिया, और हमारी तो एक जद्दोजहद है, मतलब इतने साल से, 25 साल से लगे हुए हैं, और अभी जाके वो कहीं मटेरियलाइज हुआ है। हमारी कुछ गलतियां भी होंगी, हमारी कमजोरियां, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, बिकॉज उनको इमरान खान से बेहतर लीडर कोई है ही नहीं, बहुत ऑनेस्टी के लिहाज से, कमिटमेंट के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, आम इंतखाबात में धांधली को ख़त्म करने के लिए हुकूमत EVM लेकर आ रही है। कानून साजी भी जॉइंट सेशन के ज़रिए हुकूमत कर चुकी है, जिसे बहरहाल अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत के नज़दीक सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का एक ही तरीका है, वो है ओपन बैलेटिंग। या आपको याद होगा मार्च में जब ये इलेक्शंस हुए थे, उस पर सदर ने अपने सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला भी आया था। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि हॉर्स ट्रेडिंग को सेनेट इंतखाबात में रोकने का वाहिद हल क्या ओपन बैलेटिंग ही है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, ओपन बैलेटिंग तो अच्छी चीज है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि उसूली तौर पे अगर आप देखें तो सियासी जमातों के अंदर कम से कम उन्हें पता होता है कि कौन सा उनका रुकन जो है वो बिका है, कौन सा नहीं बिका। तो अगर उसूली सियासत हो तो उसके मुताबिक तो जिस तरह सेनेट में पीपल्स पार्टी या दीगर अपोजिशन जमातों की अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इलेक्शन हार गए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले आए, तो अगर उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने उन सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई करती तो जाहिर है बहुत अच्छी मिसाल कायम करती, जैसे एक मरतबा PTI ने कुछ किया था। लोगों की सोच होती है कि अपनी राय भी तो होती है, जरूरी नहीं कि पार्टी की जो राय है वो भी वही आपकी राय हो। नहीं, कुछ लोग ये समझते हैं। देखिए, मैं इस बात से इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि क्योंकि आप एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक पार्टी के मंशूर के मुताबिक आप उस असेंबली तक पहुंचते हैं। हाँ। तो आपको पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही चलना होता है, और अगर आप पार्टी पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ है तो पार्टी छोड़ दें। वेरी ट्रू। मेरा किसी से आर्गुमेंट हो रहा था, मैं यही कह रही थी कि अगर आप तहरीक इंसाफ का हिस्से, अगर आपको तहरीक इंसाफ के कवायद ज़वाबित के खिलाफ चलना है तो आप पार्टी छोड़कर अपना कोई अलग धड़ा बना लें फिर। और क्या, देखिए ना, सीधी सी बात है कि मैं एक पार्टी के मंशूर के मुताबिक एक पार्टी को ज्वाइन करता हूँ और उसके बाद मैं अचानक उस पार्टी को छोड़ दूं कि जी मुझे अगर आपको इस फैसले से इख्तिलाफ है तो आप चले जाएं। इख्तिलाफ होना और पार्टी के खिलाफ वोट देना, दोनों में फर्क है। क्योंकि आप इख्तिलाफ करते हैं, शदीद इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जब एक फाइनल डिसीजन हो जाता है तो फिर आप उसे फॉलो करते हैं। तो मज़हर साहब, फिर तो एक साफ शफाफ तरीका तो ये भी है ना, फिर सबको पता है किस पार्टी के कितने नंबर्स हैं, किसके कितने MPs हैं, किसको कितने वोट पड़ने, फिर तो ओपन एंड शट आप इसको बिल्कुल ख़त्म करें। आप बता दें, लिख के दे दें इस पार्टी के इतने नंबर्स बनते हैं, इस पार्टी के इतने नंबर बनते हैं, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं, बात चीजें ऐसी होती है ना कि बात चीजें सिर्फ 2 या 4 पार्टीज का नहीं होता ना। एक तो क्लियर कट हो कि किसी के पास 2/3 मेजोरिटी है तो जीतना ही उसे, आपको पता होता है उसके अंदर। तो उसूली तौर पे आपको एतमाद होना चाहिए कि चाहे सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन मुझे अपनी पार्टी पे ये एतमाद है कि वो मेरे खिलाफ वोट नहीं देंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ उस तरह एथिकल और मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो बेहतर है कि ओपन बैलेटिंग हो। ओपन बैलेटिंग हो, सबका पता चल जाएगा। मतलब कि पैसा रोकने का एक ही तरीका है, वो है ओपन बैलेटिंग। इस वक्त तो सूरत हाल यही है। इस वक्त तो सीधी सी बात यह कि सूरत हाल यही है, क्योंकि आपको अपने MNAs और MPs पे यकीन ही नहीं है कि वो आपके साथ चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। सही। लेकिन ये कोई उस तरीके से कोई जमहूरी चीज उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि बेहतर यही अच्छी बात तो ये होती कि आप सीक्रेट बैलेट पर भी आपको ये इतना इत्मीनान होता कि पार्टी का कोई MNA MPs जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ उसूली सियासत कम और वसूली सियासत ज्यादा है। तहरीक इंसाफ से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, फिर इसका मतलब तहरीक इंसाफ माजी में जो ओपन बैलेटिंग की बात करती रही है वो उसूल की बुनियाद पर दुरुस्त बात है, और अगर अपोजिशन इसकी मुखालिफत कर रही है तो उसमें फिर कहा जा सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन वो हम इस लिहाज से उसूल की बुनियाद पे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसूल तो ये है कि आपको आपके अराकीन पे अंधा एतमाद होना चाहिए, और वो आपको जो है वो डिच ना करें। अंधा एतमाद करके जब कोई डिच कर जाए दूसरी दफा भी एतमाद करें। हाँ, लेकिन ये कि अब जो सूरत हाल है उसमें तो ओपन बैलेटिंग जो है वाहिद ऑप्शन रह जाता है। ठीक है। और EVM आम इंतखाबात में धांधली रोकने का तरीका, या इसको भी आप समझते हैं कि इसको करने की जरूरत है? देखिए शादिया, और EVM ले आए, आप कुछ ले आए, जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन मैनेज होते हैं उसमें इलेक्शन की धांधली से ज्यादा
इलेक्शन की मैनेजमेंट जो है वो बहुत काउंट करती है। हमारे यहाँ इलेक्शन मैनेजमेंट के मामलात हैं, इलेक्शन मैनेज कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ पोलिंग के दिन उतनी धांधली नहीं होती, मुश्किल से आपको 5 से 10% धांधली मिलेगी। बाकी इलेक्शन से पहले क्या इंजीनियरिंग होती है और इलेक्शन के बाद क्या होती है। 133 में देख लें जो 1,000 रुपया बांटने की जो वीडियो सामने आई, हाँ वो भी अभी मुझे तो उस पर थोड़ा सा शक था, क्योंकि मैंने कहा कि उस वीडियो को देखें तो उसमें वो मुझे पार्टी ऑफिस नजर नहीं आ रहा। हाँ। वो मुझे किसी कमरे का सीन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें वो लग रहा है कि शायद साइड में एक बेड भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वो फिर इसलिए प्रोपेगेंडा साजिश हो सकती है। लेकिन असल चीज यही है कि ईवीएम किस हद तक धांधली रोक सकती है, लेकिन पार्टियों को बनाना और पार्टियों को तोड़ने का अमल जब तक नहीं रुकेगा उस वक्त तक आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। तनकीद और एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात हुए, जिसमें TTP के दहशतगर्दी में पकड़े गए कैदियों की रिहाई भी हुई। अभी चंद रोज़ पहले वाइट और ग्रे लिस्ट के लगभग 50 कैदियों को रिहा किया गया और फिर तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि तहरीक तालिबान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ करेंगी। लेकिन तहरीक तालिबान ने अमन मुज़ाकरात की परवाह की, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से छोड़े गए उन कैदियों का भरम रखा। पोलियो टीमों में शामिल खैबर पख्तूनख्वा में 2 पुलिस वालों को शहीद करके वही तारीख दोहराई गई जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान करती आ रही है। हुकूमत ने वार्निंग देते हुए अब साफ अल्फाजों में बता दिया है कि कानून के दायरे में रहेंगे तो ठीक, वरना लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। कल जो जिस तरह से तालिबान हुकूमत ने दोबारा जोर दिया TTP के ऊपर कि वो माहदे की कदर करें और सुने, वो उनकी एडवाइस जो है वो सेन एडवाइस है। जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं दोबारा लड़ लें। हुकूमत ने नाज़रीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान की सालिसी में मुज़ाकरात करने का अमल शुरू कर रखा है। हुकूमत तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात कर चुकी और इस मुआहदे पर अमल भी जारी है, मगर सानेह पेशावर के मुतासरीन अपने बच्चों का खून माफ़ करने पर हुकूमत के इन मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। तहरीक तालिबान ना सिर्फ सानेह पेशावर की जिम्मेदार थी, बल्कि मुल्क भर में मसाजिद से लेकर इमाम बारगाहों और स्कूलों से लेकर ख़वातीन के बाज़ारों तक कई हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई। पिछली दिहाई में सरकारी इदारों खुसूसन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तहरीक तालिबान ने सैकड़ों इन पर दहशतगर्दी के हमले किए और इसमें हसास इदारों के इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए दिन रात जद्दोजहद की और कुर्बानियाँ भी दी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ लगने वाले इलाकों नूरिस्तान, पख्तिया और कुन्नड़ में रहते हैं और वहीं से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें वहीं तक महदूद रखने में कामयाब रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जा चुकी है, तो ऐसे में शहदा के लवाहिकीन को नाराज़ करके या एतमाद में लिए बग़ैर मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या थी? इस पर बड़े सवालात आज उठ रहे हैं फिर से। इसी पर मुझे बात करनी है। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपका। थैंक यू जी। जल साहब, इस तरह के वाक़यात जब दोबारा हम लोगों के सामने आएंगे, जब ऑलरेडी तनकीद की जा रही थी कि आप किन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिन्होंने मासूम बच्चों को मारा, जिन्होंने हमारे बाज़ारों पर हमले किए, मसाजिद पर हमले किए, तो आज जब दोबारा हमें ये पता चलता है कि पोलियो वर्कर्स पर पोलियो के टीमों के साथ पुलिस वालों को इन्होंने शहीद किया, तो क्या ये रियलाइज़ होता है कहीं पर कि वाकई गलती है इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करना, बात करना, या ये ज़्यूम करना ये ठीक हो जाएंगे? ये अज़म्पशन तो कभी भी नहीं थी कि ये ठीक हो जाएंगे। बाकायदा गारंटीज के साथ था,
बात करना बिल्कुल दुरुस्त था और उसकी वजूहात मैं पहले बताता रहा हूँ, और आज तीसरी वजह खुद ब खुद सामने आ गई है कि एक हुज्जत भी पूरी होगी। देखिए, आप जब किसी के साथ भी लड़ाई करते हैं तो बातचीत तो कभी ना कभी होती है। अभी अमेरिका बात करके गया है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूके वालों ने बात की IRA से, तो ये बात नहीं है कि बात करना कोई गलत बात है। बात की कंडीशंस जो होती हैं वो इस चीज का फैसला करती हैं कि बात आपने सही की या गलत की। पाकिस्तान ने बिल्कुल वादे कंडीशंस रखी हुई हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, हथियार डालेगा, और जिन्होंने घिनौने जराइम किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा हमारी अदालतों के सामने। तो अब देखिए कि अफगान तालिबान उनका ये जोन था कि शायद उनके कहने पर ये लोग बातचीत करेंगे और वापस, क्योंकि उन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी अफगान तालिबान ने कि हम तो अपना इलाका इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आप जाएं अपनी हुकूमत से बात करें और वहां पर अमन की कोशिश करें। आपने ये भी देखा अफगान तालिबान ने कहा जी इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो जो लोग कहते थे कि एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, उनको भी अब थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए कि असल सूरत हाल क्या है। कुछ ना कुछ ठीक है, इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की होगी माजी में, लेकिन अब वो इनसे अलग हो रहे हैं। और जो पाकिस्तान तालिबान ने जो कहा था जी हमने इनकी बैत कर ली है, उसका भी उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात यह है कि वो पहले भी कमजोर थे, अब और कमजोर हो गए हैं और हुज्जत भी पूरी हो गई है। वहां से अफगान तालिबान उनको नहीं जगह देंगे, इधर से हम उनको मारेंगे। और बाकी ये जहां तक देखें, जिसका कोई लख्ते जिगर जाता है, बच्चा जाता है खासकर, वो तो कभी भी माफ नहीं करेगा। उसके लिए तो वजीर आजम को उनसे बात करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है कि वो मिले हैं और दोबारा उनको मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से मुज़ाकरात कब तक? ये कोई पहली दफा तो हमने मुज़ाकरात का सिलसिला इन लोगों से शुरू नहीं किया, पहले भी मुआहदे हुए जी। तो पहले जो मुआहदे हुए वो सब के सब किसने स्कटल किए? CIA इधर थी और रॉ इधर थी, NDS इधर थी। वो चाहते ही नहीं थे कि ये मुआहदे हों। अब वहां पर अफगान तालिबान है, वो चाह रहे हैं कि ये मुआहदा हो। तो बड़ा फर्क है मेरी बहन, इसको लेकिन अगर अभी भी उसी तरह के हमले हो तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट ऐसी एजेंसी से मिल रही है ना जनरल साहब? सपोर्ट तो देखिए उनमें थोड़ी बहुत जो आखिरी जान है वो कर रहे हैं, और सपोर्ट यहाँ हमारे अंदर यहाँ हो सकते हैं स्लीपर सेल, यहाँ पर रॉ के एजेंट हो सकते हैं कि हमने कुलभूषण नहीं पकड़ा हुआ, CIA के एजेंट हो सकते हैं और कोई लोग हो सकते हैं। तो वो तो अपना वो चलता रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो कमजोरी की हालत में है। आप देखेंगे कि वो उस तरीके से हमले नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले कर रहे थे, खासकर जब वहां पर उनको जगह न मिली। तो मेरा कहना यह है कि बिल्कुल अच्छा किया कि मुज़ाकरात हुए, ये भी अच्छा हुआ कि नाकाम हो गए और हुज्जत भी पूरी होगी। परेशानी किस बात की है? दोबारा कोशिश होनी, आपको लगता है कि दोबारा कोशिश होगी? अगर देखें, अगर 10 आदमियों में से पहले 4 आपसे बात कर रहे थे तो पहले ही वो टूट चुके हैं। 2 और अगर आप बात करते हैं तो अगर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, बार बार कोशिश करते रहे और लड़ते रहे और उनको मारते रहे, ना उधर जगह मिलेगी ना इधर जगह मिलेगी। लेकिन ये कहना कि बात ही ना करते रहे, एक काम हो सकता है ना एक वक्त में, या बात करें या फिर आप इन लोगों को मारते रहें। ऐसे नहीं होता, एक वक्त में कई काम हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं हो सकते। बात भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, तीसरे किसी फ्रीक को भी डाला जा सकता है, इनको आपस में तोड़ा जा सकता है। और बातचीत का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि अमन हो, और बहुत सारे मकासद हैं जो कि फौजी मकासद भी होते हैं, जहां पर उनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। लेकिन अफगान तालिबान तो ये बात करते थे ना, आपने भी बात की कि एटलीस्ट वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? आ तो उधर से ही रहे हैं, इधर ही है, इधर ही मौजूद है, कोई कहीं से नहीं, वहां से नहीं आ रहे। अब ये कहीं छुप छुपा के आ जाते होंगे, कोई एक आध ट्रिकल डाउन हो जाता होगा, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पर उनकी रहे कुछ लोग रह गए हैं, कुछ स्लीपर सेल हैं, कुछ उनको मदद मिल सकती है रॉ से, ये वो कर रहे हैं। ये बहुत कमजोर हैं। अभी ऐसा आपको अंदाजा हो जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमजोर है। अभी तो 4 महीने हुए हैं। ये एक ही ग्रुप है या आपको पता है कि कोई एक ही ग्रुप नहीं, 65-70 ग्रुप है। एक ग्रुप अगर बात करता है तो हो सकता है दूसरा उसको सबूटाश करने के लिए नाम इस्तेमाल करके तो इस तरह की कार्रवाइयां करें। अभी आप सही बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये काफी सारे ग्रुप हैं, ये मल्टीपल ग्रुप्स हैं। कुछ मिल रहे हैं दाइश के साथ, कुछ मिल रहे हैं ISIK के साथ, उनके साथ ये, क्योंकि इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि अगर अफगान तालिबान भी जगह नहीं देंगे, अगर पाकिस्तान भी जगह नहीं देगा तो फिर ये जाएंगे किधर। बल्कि ये आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो है कबाइल, उनके साथ ये कांटेक्ट करेंगे, उनसे माफी तलाफी होगी, वो गारंटियां देंगे और तब ये बात होगी। हम लोग क्लियर है कि इतने ग्रुप्स में से हमें किससे बात करनी है? बिल्कुल क्लियर है। जो लोग लड़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? उनको पता नहीं है कि वो कौन उनके साथ लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है? अब इतना तो आप ना अंडर एस्टिमेट करें ना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने इंटेलिजेंस को, कि हमें यही नहीं पता कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, हमारे साथ जो बात कर रहा है वो है कौन। ये सब बातें बहुत क्लियर होती हैं।
तो फिर ऐसे ये भी नहीं तो होता, पता अफवाह में नहीं होती। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोई जी। डाउट नहीं है। जितनी कुर्बानियां हमारी फोर्सेस ने दी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी हैं, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि उसके बावजूद अगर दूसरे ग्रुप्स कार्रवाई करते हैं तो कन्फ्यूजन तो पैदा होती है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। कंफ्यूजन तो पैदा होती है, लेकिन बातचीत करने से उनका नुकसान हो रहा है। जब बात 10 के 10 अगर आप उनसे बात ना करें, जबकि 4 तैयार हो बात करने पे, अगर आपसे बात करें तो किसका नुकसान हो रहा है? उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि अभी स्लीपर सेल्स इधर भी हैं, अभी कुछ जरासीम दहशतगर्दी के उस जमीन पर भी मौजूद हैं। बारहा अफगान तालिबान कहते रहे, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ। दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल सही है, ये आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। बहुत आपका नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।